इस साल 6 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए हमने पूरे चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, वहां से जाकर के देख लीजिए, या प्लेलिस्ट भी तैयार की गई है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। बात करने वाले हैं कि जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्नों में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप 1 से लेकर के 5 पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। और इन प्रश्नों को बिना तैयार किए हुए आप एग्जाम देने मत जाइएगा, इन सभी प्रश्नों को नोट करके तैयार करके ही एग्जाम देने जाइएगा। तो इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम ये ले सकते हैं कि मैग्नीशियम 2Mg को जब हम O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इन दोनों को ऐड करके अभिक्रिया कराने पर हमें 2MgO प्राप्त होता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब एक बात समझने वाली है कि जब हम इस दोनों को हमने एक साथ रिएक्शन कराया तो इसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है हमारा यौगिक उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारकों के मेल से जो यौगिक बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपको चीजें समझ लेनी है। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के बस अंत तक देखिए। वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न देखिए कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को? सबसे पहले हम योगात्मक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया आपको हेडिंग देनी है, रेड पेन से आपको हेडिंग नहीं देनी है। ठीक है, ब्लैक से देनी है, ब्लैक पेन ही होना चाहिए, स्केच का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे डिफिनीशन लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि योगात्मक अभिक्रिया कहाँ से आ गई। ठीक है, अब इसके उदाहरण को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। उदाहरण इसका क्या है? NH3 प्लस HCl। जब इन दोनों का हम मेल कराते हैं, जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा जो रिएक्शन होता है क्या बनता है? NH4Cl। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाने पर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको क्या लिखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया अब आगे हेडिंग देनी है, उसके आगे आपको लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप प्रतिस्थापन और योगात्मक को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण की बात कीजिए तो उदाहरण रट लीजिएगा। Fe है जिसे हम फेरस बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। CuSO4 है जिसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। और इनका जब रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 यानी कि ये जो क्रियाशील है ना SO4, ये अधिक क्रियाशील है Fe किसके अपेक्षा? कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील Fe है, तो Fe के साथ SO4 आकर के जुड़ जाता है। तो देखिए इधर आकर के जुड़ गया है और यहाँ पे Cu बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी काफी सालों से पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अम्ल हेडिंग देना है, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बताना है। तो अम्ल क्षारक के बारे में केवल बात किया है, तो अम्ल और क्षारक की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं। तो अम्ल के बारे में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, HCl को जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो H+ और प्लस में Cl के माइनस में इस प्रकार से ये टूटता है इतने भागों में। HNO3 का जब कराते हैं तो H+ प्लस में NO3- इस तरह से टूटता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इसका हमने अभिक्रिया कराया उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा तो यहाँ पे H+ आयन दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक हेडिंग देकर के आपको क्या लिखना है? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल
हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहते हैं? OH माइनस को OH माइनस देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते, इसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए बात की जाए तो NaOH को जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा जब इसका रिएक्शन करते हैं तो Na प्लस प्लस में OH माइनस होता है। ठीक है, और NH4OH को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा, तो NH4 के प्लस प्लस में OH माइनस होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको OH माइनस बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से OH माइनस जो आयन देता है उसे हम कहते हैं क्षारक। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या। अब हम बात करते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या है। चौथा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं। जिप्सम को 120 या 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है? जब जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। बनाने की विधि इसकी क्या होती है? इसको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? 2CaSO4 और इंटू में करके कैल्शियम सल्फेट है ये। ठीक है, CaSO4 और प्लस में 2 इंटू H2O, और इसको जब हम 130 डिग्री, ये इसे हम जिप्सम कहते हैं टोटल को। ठीक है, ये हमारा है कैल्शियम सल्फेट और ये इसके साथ H2O। ठीक है, तो इसको जब हम गुणांक कर देते हैं तो इसे हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, जिसे हम CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस में 3H2O कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए जब हम हाथों में देखते हैं कि बहुत से लोगों के अगर हाथ टूट जाते हैं तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सा चूना जैसा लगाया जाता है, जिसे हम प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा में यानी कि डॉक्टर जो है इसके यूज़ के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा सांचे और मॉडल बनाने में। सांचे और मॉडल बनाने में जैसे कि मूर्ति का मुख होता है उस तरीके का सांचा बनाना, या फिर किसी भी चीज़ का सांचा बनाना, जैसे खिलौनों का सांचा बनाना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या। तो अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल रुकना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को हम देखने हैं कि जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं बता डालूंगा। केवल 15 ही क्वेश्चन है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट जाइए, ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके बनाने की विधि व केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बनाने की विधि की केवल रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो बेकिंग सोडा देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है बेकिंग पाउडर का, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। इसी हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो इसके बनाने की विधि जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक तरह से प्रवाहित कर देते हैं तब हमें बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि इसका हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं इस तरीके से 2NaOH प्लस में CO2, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो Na2CO3 प्लस में H2O बनता है। अब फिर से जब Na2 यानी कि बार बार प्रवाहित करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 2NaHCO3 बन जाता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या निकल के आया है? 2NaHCO3। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में। तो इसका गुण क्या होता है? गुण भी पूछ देता है कभी कभी, तो गुण में क्या लिखेंगे आप? देखिए, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ होता है। कौन? खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 और बेकिंग पाउडर, और इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये हो गया 5वां प्रश्न। अब हम बात करते हैं 6वें प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, 6ठा प्रश्न हमारा क्या है? 6ठा प्रश्न है हमारा भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन क्या होता है, इसे उदाहरण सहित समझाना है। भर्जन किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला करके उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो भर्जन को आपको याद कर लेना। भर्जन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वीं के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए।
कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है, संगठन और उपयोग लिखना है और मिश्र धातु की परिभाषा देनी है। मिश्र धातु की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, देखिए, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के लिए हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए, इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण में अभी बताएंगे। जैसे में देखिए, इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, मूल धातुओं के भौतिक गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी कि बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिश्र धातु पीतल को हम मिश्र धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीतल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिंक और कॉपर। इसमें जिंक की मात्रा और कॉपर की मात्रा अलग अलग होती है और ये दोनों को पिला करके बनाया जाता है पीतल। ठीक है, तो इससे पीतल बनता है। इस तरीके के जो भी हमारा पदार्थ होता है इसे या धातु होती हैं, इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब बात कर, इस प्रश्न में पूछा है एक और चीज़, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखना है। तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पे कॉलम बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्रम संख्या 1 और 2 दे दिया है यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो मिश्र धातु में दो धातुओं का कहा है, तो दो धातु, एक पीतल एक जर्मन सिल्वर ले लिए हैं। ठीक है, और इसका संगठन और उपयोग लिखना है। तो संगठन इसका क्या है, Cu, यानी इसमें पीतल में कॉपर का जो मात्रा होती है 70% होता है, जिंक का मात्रा 30% होता है, तब जाके ये पीतल बनता है। कॉपर और जिंक को पिघलाया जाता है। तो अब देखिए, जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें कॉपर की मात्रा 50%, जिंक की मात्रा 35% और निकिल की मात्रा कितना होती है, 15%। अब देखिए, बात करते हैं इसका उपयोग के बारे में। तो पीतल का जो उपयोग होता है कहाँ होता है, तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं जर्मन सिल्वर का प्रयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको लिख देनी है। एग्जामिनर खुश होकर के आपके पूरे नंबर दे देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूर्य के मध्यम प्रकाश की यानी कम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन यानी हैलोजन के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। मेथेन क्या करता है, हैलोजन के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से लिख देनी है और उसके बाद से उदाहरण दे करके, उदाहरण में आपको क्या लिखना है, CH4 + Cl2, जब इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl प्लस में ये जो Cl है ना, यह विस्थापित हो जाता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ विस्थापित हो जाते हैं, तो HCl प्लस में CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 जो हमने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, 9 नंबर प्रश्न है हमारा, आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, एसिटिक अम्ल से मेथेन हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज़ को हमें लिखना है। परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, तो देखिए इस चीज़ में केवल रासायनिक समीकरण देना होता है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए 4 नंबर या 6 नंबर निर्धारित होंगे। तो 6 नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन 4 नंबर होंगे, या फिर बहुविकल्पीय टाइप के भी पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो इसको समझना तो जरूरी है। देखिए, जब CH3COOH प्लस NaOH को हम रिएक्ट कराते हैं, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो CH3COONA प्लस में H2O बाहर निकल जाता है, जिसे हम सोडियम एसिटेट इस पूरे को बोलते हैं। ठीक है, फिर से जब हम CH3COONA प्लस NaOH को हम अभिक्रिया कराते हैं और CaO के टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, तो ये CH4 जो होता है मेथेन, ये बनता है और प्लस में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, इसको बार बार लिख करके ट्राई कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये प्रश्न एज इट इज एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं 10वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।
क्या लिखेंगे आप? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक सा हो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे में मेथेनॉल, मेथेनॉल में CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH और प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा समजातीय श्रेणी का, और इसके लिए 4 नंबर आपको निर्धारित हो जाएंगे। ये सिंपल भाषा में हमने लिख दिया है, 2-3 लाइन में इसका आंसर हो गया है। एग्जामिनर इतना में ही खुश हो जाएगा, अगर आप सटीक आंसर देंगे तो बस वो खुश रहेगा। ठीक है, तो सटीक आंसर देना, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है? एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए अगर आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? टिप्पणियाँ तो हर साल आती हैं, तो टिप्पणी में अगर ये आ जाए एष्टीकरण तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम एष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आपका हो गया एष्टीकरण का परिभाषा, या इसे हम कह सकते हैं कि एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12वां हमारा क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है, मुश्किल से आप एक दिन में याद कर लेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे तो। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इस चीज़ को देखिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये बताया था हमारा आधुनिक आवर्त ने। तो आधुनिक आवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों पर, ये ध्यान देना है। एक तो होता है परमाणु भारों पर, उसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त का नियम। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। तो वही प्रश्न है जो हमने इसमें बताया, और सेम इसी में इसमें हमारा जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। 13वें प्रश्न की बात करते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो इसका नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने फलन लिखना छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप फलन लिख लेंगे। आवर्ती क्या होता है? फलन होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ था, लेकिन यहाँ पे क्रमांक था, परमाणु की जगह, परमाणु के बाद से यहाँ पे भार हो गया है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि यह जो होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण में गुण क्या होते हैं? उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और इसमें परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या? तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है, सबको याद करना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो आपको 1 2 3 4 करके ऐसे लिखना है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ जाएगा कि दीर्घ आवर्त सारणी की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला आपको क्या लिखना है? यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, दीर्घावर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ठीक है, तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध किससे है? उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। अब देखिए आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या होगा? इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, विभिन्नता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। ठीक है, तो जो भी भिन्नताएं होती हैं उनका स्वयं ही आभास होता जाता है। चौथा हम क्या लिखेंगे? इसकी विशेषता, इस आवर्त सारणी को याद करना सरल होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी को हम सरल तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम और 15वें प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे साबुनीकरण पर? देखिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं से तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। यानी कि तेलों और वसाओं से प्राप्त किया जाने वाला साबुन, यानी कि यह अपघटन, जल अपघटन, इसी हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे।
सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। हो सकता है कि इधर उधर, देखिए क्वेश्चन यही पूछेगा, बस तरीका अलग हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आप तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे केमिस्ट्री के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बता दिया। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद आई है आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए जल्द लाइव आ सके, ठीक है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आप लोगों के लिए लाइव आ सकेंगे, और लाइव पे और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है, और आपके डाउट भी सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।